हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बे। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी एनसीईआरटी क्लास 6 ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें से कि काफ़ी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मैंने आपको बताया भी था कि 2-3 क्वेश्चंस उसमें से आए हुए हैं। तो होप आप वो वीडियो आपने देखी होगी और उसमें से नोट्स बना लिए होंगे या स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। अगर नहीं करा है तो आप फिर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस एनसीईआरटी से हैं। तो एसएससी एनसीईआरटी में से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आज हम करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी बुक। ये हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज इसका पहला पार्ट है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा कंटेंट है और थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं हमारे इकोसिस्टम से। हमारे इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। आपको इनकी डेफिनेशन एक तरीके से मोटी मोटी याद रखनी है। लाइक बायोटिक रेफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम अपने इकोसिस्टम का बायोटिक पार्ट है। एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स वगैरह, प्लांट्स, ये सब बायोटिक हैं। और एबायोटिक अपनी हो गई जो भी और जितनी भी लाइक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक हमारी सॉइल हो गई, रॉक्स हो गए, लैंड हो गया जिसपे हम जीते हैं। तो जितनी भी नेचुरली जो भी चीज है, सो दे आर अ पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। ओके, तो इकोसिस्टम हम जैसे देख सकते हैं, अगर हम इकोसिस्टम की ही डेफिनेशन देखें तो इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इंटरेक्शन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने आप से, और जो उनकी फिजिकल और केमिकल सराउंडिंग्स है। फिजिकल और केमिकल सराउंडिंग्स लाइक हमारा वाटर से कुछ रिलेशन है, हमारा हम कह सकते हैं हमारा लैंड से कुछ रिलेशन है, हम एग्रीकल्चर करते हैं, हमारे पास फॉरेस्ट है। सो ये जो भी एक सिस्टम जो बन रहा है, दिस इज इकोसिस्टम। लाइक वी हैव फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वी हैव जो हमारे डेजर्ट्स हैं, वहाँ पे कुछ अलग एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग तरीके के प्लांट्स वहाँ पे उगते हैं, तो डेजर्ट इकोसिस्टम। फिर हमारी लेक्स हैं, लेक्स में लेक इकोसिस्टम होता है। लेक्स के अंदर कुछ और प्लांट्स होते हैं, अलग एनिमल्स होते हैं, अलग लाइक केमिकल्स, अलग गैसेस कुछ होती हैं, ऑक्सीजन का लेवल अलग होता है। इस तरीके से अर्थ की लेयर्स के बारे में अब हम ध्यान देते हैं। 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर, फिर बीच वाली मेंटल होती है और लास्ट में हमारी कोर होती है। ठीक है, ये हमारा कोर है, ये हमारा लोअर कोर है। ठीक है, ये भी हमारा कोर है। ये ब्राउन वाला आप कह सकते हो कि ये हमारा मेंटल है, और ये हमारा क्रस्ट है। और ये इनकी बाउंड्रीज हमने इसमें दिखा रखी है। ठीक है, तो जो क्रस्ट होती है वो थिनेस्ट लेयर होती है, 35-40 किलोमीटर नीचे तक की ही लेयर होती है। उसके बाद हमारी मेंटल होती है। कोर हमारी सबसे ज्यादा डीपेस्ट कह सकते हो, सबसे ज्यादा बल्की, भारी और फैट सबसे ज्यादा वो लेयर होती है। ठीक है, तो क्रस्ट कैसे बनी होती है? जो हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहाँ कहाँ होती है? तो ओशंस के सरफेस के नीचे होगी, और एक हमारा कॉन्टिनेंटल मास जो जहाँ पे हम रहते हैं। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली बना होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से। ठीक है, और जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो हमारा बना होता है सिलिका और मैग्नीशियम से। तो ये आपको 2 चीजें याद रखनी है। इसके अलावा आपको सच ऐसे इसमें कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं जो हमारे क्रस्ट में मिलते हैं। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स। ये वॉल्केनिक ऑरिजिन के होते हैं। तो जब मॉल्टन जो माग्मा होता है, जब वॉल्केनो बर्स्ट होता है, तो जब ये कूल होता है तो ये सॉलिड बन जाता है। तो जब ये सॉलिड बन जाता है उसके बाद ये इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी रूप से हमारे अर्थ से वॉल्केनिक उससे एंडोजेनिक प्रोसेस से निकल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव से एक्स मीन्स बाहर, इन मीन्स अंदर। तो इंट्रूसिव क्या होता है? जब ये रॉक्स सतह के अंदर ही बन जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। जब मॉल्टन जो माग्मा होता है वो इनसाइड अर्थ क्रस्ट ही वो पिघल जाता है। तो ये ग्रेनाइट हमारा एक एग्जाम्पल है, जो कि ग्राइंडिंग स्टोन्स में हम वो दाल वगैरह जो पीसते हैं या मसाले पीसते हैं, उसमें जो यूज होता है वो हमारा ग्रेनाइट होता है। फ्लोरिंग में भी यूज होता है। और एक्सट्रूसिव जो बाहर आके होते हैं, ठीक है, बसाल्ट हमारा एग्जाम्पल है। बसाल्ट हमारा सारा डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है। उसके बाद
आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके एग्जाम्पल्स ही हैं, और इग्नियस रॉक्स इनकी डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो कि वेरिंग डाउन एक्शन ऑफ विंड या वाटर से। तो वो कैसे, जब रॉक्स हमारे रोल डाउन होते हैं, रोल होते हैं, पहाड़ों से नीचे गिरते हैं, क्रैक होते हैं, टूटते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जो हमारे सेडिमेंट्स बन जाते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं या डिपॉजिटेड होते हैं, विंड और वाटर वगैरह के एक्शन से होता है। उसके बाद ये कंप्रेस्ड होते हैं हमारे प्रेशर और हीट की वजह से, हमारे वेदर एक्शन की वजह से, तब जाके रॉक्स बन जाते हैं। तो सैंडस्टोन हो गया हमारा, और हमारा लाइमस्टोन हो गया। सो ये हमारे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गए हमारे एक तरीके से मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मिलाकर ये एक तरीके से बन जाते हैं। तो ये टाइम के साथ साथ या प्रेशर के साथ या हीट की वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे एग्जांपल है स्लेट और मार्बल, ये हमारे सबसे कॉमन है। और जो हमारे फॉसिल्स होते हैं वो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ ही होते हैं, क्योंकि यही सेडिमेंट्स बनते हैं और ये फिर टाइम के साथ साथ प्रेशर वगैरह से हमारे वो बनते हैं। तो इनमें कई बार जो फॉसिल्स होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ ही लिए, ये आप एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ सकते हो। मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है रॉक का नाम देके कि ये किस टाइप का रॉक है, या फिर चार एग्जाम्पल दे देंगे आपको रॉक्स के, पूछेंगे विच ऑफ दीज इज अ इग्नियस रॉक, विच ऑफ दीज इज अ सेडिमेंट्री रॉक। तो ये आप याद कर लीजिएगा, कॉमन नाम ही जहां तक आएंगे। उसके बाद हमारे अर्थ के मूवमेंट्स होते हैं कुछ, एक एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक, ठीक है। एक्स मीन्स मैंने आपको बताया था बाहर, और एंड मीन्स अंदर। तो एक्सोजेनिक हमारे इरोजनल या डिपोजिशनल, जैसे इरोजन हो गया, बाढ़ आई, ठीक है, तो जो पत्थर वगैरह हैं, रॉक्स हैं, वो इधर से एक प्लेस से दूसरी जगह पे चले गए, तो उन्होंने अर्थ की एक सरफेस को चेंज कर दिया, अर्थ के कंट्रास्ट को चेंज कर दिया। कहीं पे उन्होंने जगह का लेवल ऊपर था उसे नीचे कर दिया, ऊपर के लेवल को डिपॉजिट करके बहुत सारा सिल्ट वगैरह ऊपर कर दिया नीचे से। तो ये हमारा अर्थ का एक तरीके से मूवमेंट हुआ। ये क्या होता है कि विंड, रिवर वगैरह के एक्शन से होता है, और ये स्लो मूवमेंट्स होते हैं। बाकी एंडोजेनिक मूवमेंट्स आर अर्थक्वेक्स और हमारे वॉल्केनोज और लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे एंडोजेनिक होते हैं, बस आपको ये याद रखना है एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक का मतलब। अब ये दो फैक्ट मैंने दे रखे हैं, ये पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी के ही हैं। इसमें से ये नीचे वाले में तो अर्थक्वेक वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ रिक्टर स्केल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये मैग्नीट्यूड, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि दो चीजें आती हैं अर्थक्वेक में, सीज्मोग्राफ और रिक्टर स्केल। तो आपको ये चीज याद रखनी है। और ये आप याद रख सकते हैं, मशरूम रॉक्स और लियोस आर फिजिकल फीचर्स फाउंड इन डेजर्ट्स, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसमें से क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम इसमें लोएस्ट लेयर से स्टार्ट करेंगे जो कि है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। आपको ये 5 लेयर्स याद करनी है, ठीक है। TSM-TE इस तरीके से आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। इसमें याद क्या करना है कि इन लेयर्स में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, या फिर इस लेयर, ये लेयर हमारे लिए किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है, एप्लीकेशन, ठीक है। ट्रोपोस्फियर, इसमें तो हम रहते ही हैं, इसमें क्लाउड्स वगैरह होते हैं, हम लोग रहते हैं, और जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो सब होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आती है। स्ट्रेटोस्फियर में हमारे एरोप्लेन्स उड़ते हैं, वो फ्री ऑफ क्लाउड्स होता है और प्रेशर भी थोड़ा कम होता है, और ओजोन लेयर इसमें होती है, ठीक है, जो कि हमें सन की हार्मफुल यूवी रेस से बचाती है। तो ओजोन लेयर इज इन स्ट्रेटोस्फियर, एरोप्लेन्स फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फियर। फिर हमारा मीजोस्फियर होता है, यहाँ पे मीटियोराइट्स, कभी आपने टूटता तारा देखा हो, इस लेयर में जाके टूटता है। थर्मोस्फियर, जिसे हम आयनोस्फियर भी कहते हैं, यहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट हो चुका है। एक्सोस्फियर हमारा आउटर मोस्ट लेयर होती है। सो एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर, प्रेशर हमारा डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारी डेफिनेशन है इंसोलेशन, ये इनकमिंग सोलर एनर्जी है जो हमारी सन से आती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम इंसोलेशन कहते हैं। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा आती है क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, क्लाइमेट भी वार्म होता है, और पोल्स की तरफ ही कम होती जाती है, स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं, बहुत बहुत टाइम तक नहीं पड़ती हैं, ठीक है। और मार्च 22 हमारा वर्ल्ड वाटर डे की तरह मनाया जाता है। उसके बाद
हम आते हैं ये विंड्स के हमारे अर्थ के प्रेशर सिस्टम में। जो ये विंड्स होती हैं वो हमारे हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती हैं। हाई प्रेशर में तो ऑब्वियसली मतलब चीजें फिल्ड अप है, ठीक है। तो जब आप उसे खोलोगे थोड़ा सा भी, तो जब आप लाइक बॉक्स को खोलोगे उसमें बहुत सारा गैसेज है, प्रेशर आपने बिल्डअप कर रखा है, जब आप उसे खोलोगे बाहर लो प्रेशर ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा एरिया तो वो उसकी तरफ फैलेंगे। तो सिमिलरली हमारी जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती हैं। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है कि अब हमारा इक्वेटर जो होता है, ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, ये लो प्रेशर होता है, ठीक है, और ये हमारा सब ट्रॉपिकल है। तो यहाँ से विंड्स फ्लो होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये हाई प्रेशर होता है। और हमारे पोल्स हाई प्रेशर होते हैं, तो ये हमारा एक तरीके से आप टेम्परेट उधर जोन कह सकते हैं। इधर ऐसे फिल होती हैं, इधर से जाती हैं, और ये पोल्स से आती हैं, ये सब ट्रॉपिकल से पोल से। तो इस तरीके से हमारा, मैंने डायग्राम के थ्रू आपको एक प्रेशर सिस्टम हमने दिखा दिया है। तो आप कह सकते हो कि इक्वेटोरियल रीजन लो प्रेशर रीजन होता है, यहाँ पे विंड्स आती हैं। इससे कई सारी फिनोमिना जैसे हमारा मानसून वगैरह होता है वो इसी से रिलेटेड होता है, हम आगे वाली वीडियोज में करेंगे। सैलिनिटी ऑफ ओशन ये आपको पता होना चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ सी वाटर। तो मेनली जनरली क्या होता है 35 ग्राम्स होता है जो सी वाटर की सैलिनिटी होती है। कभी आप पी के देखो, पानी बहुत ही खारा आप नहीं पी पाओगे, और वो वैसे भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उससे प्यास कभी नहीं बुझती, प्यास और ज्यादा ही बढ़ती है। डेड सी हाईएस्ट सैलिनिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। डेड सी में अगर आप जाके लेट जाओगे आप डूबोगे नहीं और आप तैरते रहेंगे। उसके बाद आइस कैप्स आर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स ऑन अर्थ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है, वो है आइस कैप्स, ठीक है। और आइस कैप्स के बाद हमारा ग्राउंड वाटर सोर्स होता है, उसके बाद हमारी लेक्स वगैरह होती है। फिर हम टाइड्स का देखेंगे। टाइड्स होती हैं, अब कभी आप सी के पास गए हो तो आपकी टाइड्स वगैरह आती हैं, वेव्स आती हैं। तो उसमें लोग कहते हैं हाई टाइड या लो टाइड, कि हाई टाइड पे सी समुद्र के पास मत जाओ, हाई टाइड्स चल रही हैं, या लो टाइड्स चल रही हैं तो आप जा सकते हो। तो इस तरीके से लोग कहते हैं। तो वो किस वजह से होती है, वो ग्रेविटेशनल पुल इफेक्ट होता है सन का और मून का, ये आप याद रख लीजिए। वैसे भी बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छा फैक्ट है। तो हाई टाइड्स जिसे हम स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं, वो हमारे फुल मून और न्यू मून डे पे होती है। क्यों? क्योंकि फुल मून या न्यू मून डे पर क्या होता है, जो अर्थ, सन और मून एक ही लाइन में होता है, तो अर्थ पे मून और सन दोनों का ही ग्रेविटेशनल पुल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि हाई टाइड्स होती हैं, ठीक है। हाई टाइड्स का यूज हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप याद कर सकते हैं। नीप टाइड, लो टाइड को हम नीप टाइड कहते हैं, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होती है। उसमें क्या होता है कि सन और मून और अर्थ एक 90 डिग्री का एंगल एक तरीके से बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सन एक तरफ खींच रहा होता है, मून एक तरफ खींच रही होती है, अर्थ कुछ इस तरीके का बनता है कि जो आपकी टाइड्स होती है वो नॉर्मल से थोड़ा लो पे चली जाती है, लेवल पे चली जाती है। तो एक दूसरे के पुल को वो लोग कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद ओशन करंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें से क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं और आने की उम्मीद पूरी है। तो ओशन करंट्स होते हैं हमारे स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली थ्रू ओशन सरफेस, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट। आपको ये याद रखना है, वार्म ओशन करंट ऑब्वियसली इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे। इक्वेटर गर्म होता है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ऑब्वियसली इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे। इसका एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम, वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड ओशन करंट पोल्स से इक्वेटर की तरफ आएंगे जनरली, और ये हम्बोल्ट करंट, लैब्राडोर करंट, ये हमारे कोल्ड करंट के एग्जाम्पल हैं। इस फैक्ट पे एक या दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऑप्टिमम कंडीशंस होती है फिशिंग के लिए, फिशेस को ब्रीड करने के लिए। तो सी ऑफ जापान और नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर दी एग्जाम्पल्स। ऐसे एरियाज में क्या होता है कि कुछ इस तरीके का अपना टेम्परेचर बनता है, बहुत ही ज्यादा फॉग होता है, स्टीम वगैरह उठती है, तो नेविगेशन हमारा डिफिकल्ट होता है। ओके, सो इस बुक में से इतना ही, ये आपको याद करना है, आपका ये हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन इसमें से आराम से एक दो क्वेश्चंस आप आ सकते हैं, तो आप इसे प्लीज अच्छे से पढ़िए और प्लीज सब्सक्राइब करिए एग्जाम बे को। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे ब्लॉग्स को भी फॉलो कर सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट लेके मैं बहुत ही जल्दी आऊँगा और ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सिलेबस कवर करने का। थैंक यू।